गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कल गुणसूत्र के बारे में, तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। और जो ये गुणसूत्र है, इसकी यदि मार्फोलॉजी की बात करें अपने, तो इसके अंदर मार्फोलॉजी के अंदर इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देती है। इसके अंदर कई जो गुणसूत्र के होते हैं वो अंग पाए जाते हैं, कई संरचनाएं पाई जाती है इसके अंदर। सबसे पहले इसकी अपने बात करते हैं क्रोमेटिड्स की। क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स क्या होता है? तो क्रोमेटिड्स को देखने के लिए इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो इंटरफेज अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ मियोसिस विभाजन के मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देते हैं। इसमें इंटरफेज अवस्था में ये दिखाई नहीं देंगे और मेटाफेज अवस्था में ये दिखाई देते हैं। तो मेटाफेज अवस्था होती है वो गुणसूत्रों को समझने के लिए, गुणसूत्रों को देखने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छी फेज होता है। तो क्रोमेटिड्स क्या होता है? एक धागे नुमा संरचना होती है। क्रोमेटिड्स क्या होता है? एक धागे नुमा संरचना होती है। और ये इसके ऊपर क्या होते हैं? क्रोमोमियर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं, ये धागे नुमा संरचना होती है। और यहाँ जो दो धागे नुमा संरचना होती है, और जिसके ऊपर, जिस संरचना पर ये जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये जो एक धागे नुमा संरचना है, ये किस से घिरी रहती है? एक झिल्ली होती है जिसे पेलिकल बोला जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स भाग पाया जाता है। इसका क्रोमेटिड्स का जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है? टीलोमियर कहलाता है। तो अपने सबसे पहले क्रोमेटिड, ये दो धागेनुमा संरचना है, इसका जो पहला पार्ट है टीलोमियर। अब ये टीलोमियर होता है, ये क्या होता है? नंबर एक, टीलोमियर। ये टीलोमियर होता है कि सबसे ऊपर की संरचना होती है, एंड पॉइंट या टिप पॉइंट जिसे कहा जाता है। एंड पॉइंट या टिप पॉइंट होता है। एंड पॉइंट या टिप पॉइंट होता है। ठीक बच्चों, ये जो एंड पॉइंट या टिप पॉइंट होता है, ये क्या होता है? इसका टीलोमियर भाग होता है। अब टीलोमियर भाग भी क्या होता है कि पेलिकल से ये घिरा हुआ रहता है, ये गोल भाग होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला कार्य होता है कि ये दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकते हैं। यदि टीलोमियर नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा कि ये गुणसूत्र आपस में चिपक जाएंगे। इसलिए पहला कार्य होता है गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकना पहला कार्य होगा। दूसरा कार्य होता है कि इसको संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करना। दूसरा होता है संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करना, इसका कार्य होता है। तीसरा काम होता है इसका प्रतिकरण करने में सहायता प्राप्त करना। प्रतिकरण क्या होता है कि जब डीएनए प्रतिकरण करके एक से दो का निर्माण करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि इसका ये सहायता प्रदान करता है। तो इसका दूसरा काम हो गया प्रतिकरण करने में सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना। ठीक बच्चों, चौथा काम होता है, ये किससे संबंधित होता है? एजिंग से संबंधित होता है। टीलोमियर क्या होता है?
एजिंग से संबंधित होता है, एज से संबंधित होता है, आयु से संबंधित होता है। क्योंकि अभी जो रिसर्च हुई है उसमें ये स्पष्ट पता चला है कि जो टीलोमियर है, जैसे जैसे आदमी की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, तो क्या होता है, ये जो टीलोमियर क्या होता है, संकुचित होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, छोटा होता रहता है। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि यदि टीलोमियर को सिकुड़ने से रोक लिया जाए तो काफी हद तक मनुष्य अपनी एज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीजें बन जाए, ऐसी मेडिसिन बन जाए जिसमें क्या होगा कि जो टीलोमियर को क्या होगा कि सिकुड़ने से रोका जा सकता है, जिससे क्या होता है एज को कंट्रोल करने में भी सहायता प्राप्त होगी। तो इसके जो टीलोमियर के क्या क्या काम हो गए, एक तो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकना, दूसरा होता है कि टीलोमियर क्या होता है, गुणसूत्रों को संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करता है, तीसरा क्या होता है, प्रतिकरण करने में सहायता प्रदान करता है, और चौथा प्रदान होता है ये एजिंग से संबंधित होता है। और ये इस प्रकार के इसके कार्य होते हैं। तो ये तो बच्चों हो गए टीलोमियर के कार्य। अब टीलोमियर में क्या होता है, टीलोमियर के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो टीलोमियर के अंदर क्या होता है, टीलोमीरेज नामक विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है। टीलोमीरेज, टीलोमीरेज विशिष्ट एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो टीलोमीरेज विशिष्ट एंजाइम होते हैं, वो कहां पर बनते हैं, टीलोमियर में बनते हैं। तो टीलोमियर के अंदर ये विशिष्ट एंजाइम क्या होता है, यहाँ के डीएनए को बनने से में सहायता प्रदान करता है। ठीक बच्चों, और यदि टीलोमियर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये गुणसूत्र आपस में चिपक जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है अपने पेलिकल। अब वो पेलिकल क्या होता है, पेलिकल, पेलिकल होता है इसके ऊपर जो पाई जाने वाली झिल्ली होती है, गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली होती है, उसे पेलिकल कहा जाता है। और यह क्या होता है, नॉन जेनेटिक होती है। नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक, नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होती है। और इस झिल्ली का आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इस ये क्या होंगे, पेलिकल होगी, ये नॉन जेनेटिक होगी, और एक्रोमेटिक होगी। इससे इसका इसका आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ठीक है बच्चों, ये पेलिकल होती है, ये गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली क्या होती है, झिल्ली होती है। ये नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होती है, और इसका क्या होता है, आनुवंशिकता से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब अपने आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, कौन सा है, ये अपना टीलोमियर हो गया, पेलिकल हो गई, मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक जेल नुमा पदार्थ होता है। क्या होगा, जेल नुमा पदार्थ, जेल नुमा पदार्थ होता है। यह भी क्या होता है बच्चों, नॉन जेनेटिक, नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होता है। इसका मैट्रिक्स का भी आनुवंशिकता से कोई भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ये आनुवंशिकता से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब ये क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स और पेलिकल,
मैट्रिक्स और पेलिकल ये कब दिखाई देते हैं? ये सिर्फ मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देते हैं। पेलिकल और मैट्रिक्स ये दो भाग होते हैं, ये कब दिखाई देंगे? मेटाफेज अवस्था में। दिखाई देंगे, लेकिन तब क्या होगी? केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। देंगे जब केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। और जब केंद्रिका दिखाई देती है, जब केंद्रिका दिखाई, केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस, केंद्रिका दिखाई देगी, उस समय क्या होगा? पेलिकल व मैट्रिक्स विलुप्त हो जाते हैं। ठीक बच्चों, मेटाफेज अवस्था में क्या होती है? केंद्रिका विलुप्त हो जाती है और पेलिकल और मैट्रिक्स भाग दिखाई देता है। और जब केंद्रिका दिखाई देती है उस समय क्या होता है? पेलिकल और मैट्रिक्स विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अपना आता है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा होता है, ये क्रोमोनिमेटा क्या होता है? ये जो भाग होते हैं, ये जालिका नुमा भाग क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा भाग होता है, ये क्या होता है? वास्तव में हेरिडेटी से संबंधित होता है, आनुवंशिकता से संबंधित होता है। आनुवंशिकता से संबंधित होता है। ये क्रोमोनिमेटा भाग होता है, ये आनुवंशिकता से संबंधित होता है। और यह किससे मिलकर बनता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार क्रिकेट की बॉल होती है, मान लो ये क्रिकेट की बॉल है, इसके ऊपर ये किसकी बनी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। ये मान लो हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर क्या होगी? डीएनए की कोइलिंग होती है। डीएनए की क्या होती है? इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होती है और डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, कोइलिंग होती है उसकी। तो इसमें क्या होता है? इस क्रोमोनिमेटा में क्या होता है कि दो प्रकार की कोइलिंग पाई जाती है, पैरानेमिक और प्लेंकोनेमिक। कौन कौन सी पाई जाएगी इसके ऊपर? पैरानेमिक कोइलिंग और दो प्रकार की कोइलिंग होती है, एक तो पैरानेमिक कोइलिंग और एक प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होती है। जो ये पैरानेमिक कोइलिंग होती है, ये क्या होती है? लूज होती है, लूज कोइलिंग होती है। और ये होती है जो टाइट कोइलिंग। ये टाइट कोइलिंग होती है। जो पैरानेमिक कोइलिंग होती है ये तो लूज कोइलिंग होगी, प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होगी, ये टाइट कोइलिंग होगी। जो पैरानेमिक कोइलिंग होती है, गुणसूत्र की में जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की जो कोइलिंग होगी ये लूज होगी। और इसको क्या करते हैं? पृथक किया जा सकता है।
इसको पृथक किया जा सकता है। जबकि प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होती है, ये टाइट कोइलिंग होती है, इसे पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक बच्चों, ये तो हुई इसकी कोइलिंग के बारे में। अब अपने आते हैं क्रोमोमियर्स के बारे में। अब क्रोमोनिमेटा है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? क्रोमोमियर पाए जाते हैं। ये क्रोमोमियर किस प्रकार की संरचना होती है? ये कणिकानुमा संरचना होती है, बीड्स के समान होती है। किसके समान? बीड्स के समान। माला के ऊपर जो मोती होते हैं, माला जो गले में पहनी जाती है, उसके अंदर जो मोती होते हैं उसके समान इसके अंदर क्या पाई जाती है? संरचना होती है। ये संगनित गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। और लेप्टोटीन जो मियोसिस विभाजन होता है, उसकी लेप्टोटीन अवस्था होती है, इसमें ये क्या होते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, कौन? क्रोमोमियर। किसके अंदर? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन अवस्था में क्या होंगे? ये क्रोमोमियर्स होंगे, ये स्पष्ट दिखाई देंगे। और यही वो स्थान है जहां पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और जीन्स ही क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये आज अपने ये 4-5 पॉइंट के बारे में बात हुई कि सबसे पहले जो होता है क्रोमेटिड्स होता है, ये धागे की समान संरचना होती है। इसके के अंदर क्या होता है? सबसे पहले टीलोमियर्स होता है। टीलोमियर्स एजिंग से संबंधित है, गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है, स्थायित्व प्रदान करता है गुणसूत्रों को। मैट्रिक्स क्या होता है? ये जेलनुमा पदार्थ होता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, साथ में जल भी पाया जाता है इसमें। तीसरा आता है पेलिकल अवस्था। ये क्या होती है? एक झिल्ली होती है जो क्रोमोटिड्स को घेरे हुए रखती है। चौथा पॉइंट आपका है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? एक अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिक गुण वाला ये संरचना होती है। ये दोनों क्या होती है? नॉन जेनेटिक होती है। ये क्या होती है? जेनेटिक्स होती है। फिर आता है क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या होता है बच्चों? क्रोमोमियर्स एक मोती की समान संरचना होती है जो क्रोमोनिमेटा के ऊपर पाई जाती है। और इसके अंदर क्या पाई जाते हैं? जीन्स पाई जाते हैं। और यही जीन्स क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी में एक आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों आज ये अपने टॉपिक हुए, कल नेक्स्ट टॉपिक का अपने अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, ओके।